Hello friends. So now we will analyze the Indo-US defense relations. So in the last lecture we have analyzed the Indo-Russian defense relations. So Indo-US defense relations. If we compare the Indo-US defense relations with Indo-Russian defense relations, so Indo-Russian defense relations, he has said that it was these relations date back to 1950 1960s. So it was very old, and even Russia is called as an all-weather friend of India. But US, as far as US and India defense relations are concerned, they are not very old. So they are of you can say 90. They started just in 1995 around. So 1990s it has been started, and now we are sitting in 2021, and now US has emerged as the major arms exporter to India, arms and ammunition exporter to India. So such is the progress we have made in the defense relations. Such the defense relations इतना strong हो गए हैं of India and US in the span of 25 years only. So and this relations. So what is the underlying base of this relation? ये जो डिफेंस रिलेशन स्ट्रेंथन हुआ है, इसका बेस क्या है? वाई इट हैज गॉट स्ट्रेंथन इन सच अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम? रशिया के साथ कम हुआ है और यूएस के साथ बहुत स्ट्रेंथन हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं, या कोई ऐसे कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि शेयर्ड हैं, जो कि दोनों के कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करते हैं, या दोनों को डायरेक्ट करते हैं कि वो एक 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 टीम की तरह मिलके उस चैलेंज को फेस करें. तो व्हाट आर दोज इंटरेस्ट वेयर इंडिया एंड यूएस एक्चुअली कन्वर्ज विद ईच अदर? ठीक है ना, वो हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है. हम इतना जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट आर दोज शेयर्ड इंटरेस्ट, convergence of interest, and those shared challenges which both India and US which bring India and US together. ठीक है, इंडिया एंड यूएस. ठीक है, सो डिफेंस सेक्टर हम स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर के लिए देख रहे हैं. सो डिफेंस सेक्टर में ऐसे क्या शेयर इंटरेस्ट है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन सबसे बड़ा जो शेयर इंटरेस्ट है वो यही है, इंडो पैसिफिक रीजन. क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जैसे अटलांटिक था, अभी ये इंडो पैसिफिक रीजन शिफ्ट हो गया है, जो एशिया पैसिफिक रीजन जिसे बोलते थे, एंड नाउ इट हैज बीन रीनेम्ड बाय यूएस एज इंडो पैसिफिक रीजन. और इवन यूएस हैज डिक्लेयर्ड इट्स फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी डिक्लेयर किया है. इवन उसने अपनी मैरीटाइम स्ट्रेटेजी डिक्लेयर की है. तो जितनी भी स्ट्रेटेजीज यूएस ने डिक्लेयर की हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आप यू कैन क्लियरली सी दैट यूएस इज फोकसिंग ऑन दिस रीजन. और वो मैंने आपको बताया था कि क्यों फोकस कर रहा है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ट्रेड 46% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पासिस थ्रू दिस region, Indo-Pacific region. Actually, it is 60% passes through this region, but together they account for 46% of world trade plus around 62% of world GDP. So that is why this region is very important for US. ठीक है ना, for seeing the economic perspective and strategically also, क्योंकि यहाँ ये बहुत रिच है ना. मैंने बताया था आपको, ये हाइड्रोकार्बन्स में रिच है, ये मिथाइल हाइड्रेट्स में रिच है, ये देन सी बेड मिनरल्स में, रेयर अर्थ मेटल्स में, मतलब फिशरीज में, सी फूड में, मतलब बहुत ऑयल गैस सब में रिच है ये एरिया बहुत. तो बहुत संभावना है कि यहाँ पे ये सब रिसोर्सेज जो मिनरल एंड नॉन मिनरल रिसोर्सेज हैं
इनकी एक्सप्लोरेशन की और इनकी ओनरशिप की बहुत संभावनाएं हैं इस रीजन में। उसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, ये है। उसके अलावा और इंडो पैसिफिक रीजन जो है, यहाँ पे बहुत चोक पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर वो चोक हो गए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, ट्रेड कैन नॉट पास थ्रू। तो कई सारे रीजंस हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसकी वजह से इंडिया और यूएस कन्वर्ज कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। सेकंड इज चाइना, चाइना फैक्टर है ना। तो सेकंड इज चाइना फैक्टर। चाइना आप जानते हैं कि अपना हर जगह मसल, इट इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल इन द इंडो पैसिफिक रीजन, मीन्स कॉन्टिनेंटली एज वेल एज मैरीटाइम, सो इन बोथ एरियाज। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसने अपने ये जो इसका BRI इनिशिएटिव है, दैट इज वन बेल्ट वन रोड, और रीनेम्ड एज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके माध्यम से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है ना। कहीं हम्बनतोटा पोर्ट श्रीलंका में बना रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान में ईरान में चाबार पोर्ट है, चाबार पोर्ट तो इंडिया बना रहा था, तो ये हम्बनतोटा पोर्ट है। देन पाकिस्तान में वन पोर्ट नेम पोर्ट पाकिस्तान में, देन इट हैज अ नेवल बेस इन Djibouti ऑल्सो, है ना, पाकिस्तान में, विच पोर्ट इट इज मेकिंग। सो पाकिस्तान में so the name Gwadar port, Gwadar, yeah, I've forgotten the name actually। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, बहुत आइलैंड्स में लैंड रिक्लेमेशन कर रहा है, साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो कर रहा है, ठीक है ना। और एशियान कंट्रीज़ के साथ ये रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, फार्म से म्यूनिशन सप्लाई कर रहा है, उसके अलावा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, तो बहुत कुछ काम कर रहा है चाइना। और साथ में अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, यानी कि आंख भी दिखा रहा है लोगों को। साउथ चाइना सी को ये अपना सोवरेन राइट समझता है। इसने इवन इंटरनेशनल कोर्ट आर्बिट्रेशन का भी डिसीजन नहीं एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट कर दिया। और ट्रेड वॉर विद यूएस आप जानते ही हैं चाइना का, कि चाइना क्या करता है ना, अपना युआन की डिवैल्यूएशन कर देता है, ताकि इसके एक्सपोर्ट्स बहुत हो जाते हैं, क्या नाम है इसका, बहुत चीप हो जाते हैं। तो यूएस के साथ ट्रेड वार चल ही रहा है चाइना का, ठीक है। और पाकिस्तान को सपोर्ट करता ही रहता है चाइना, और इंडिया को तो आप जानते ही हैं हमेशा ब्लॉक करता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसने इसकी मेंबरशिप ब्लॉक की हुई है, NSG की मेंबरशिप ब्लॉक की हुई है। इवन मसूद अजहर को जो टेररिस्ट डिक्लेयर करना था ग्लोबल, वो भी चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी चाइना ने हमेशा ब्लॉक किया। तो चाइना हमेशा एंटी इंडिया रोल प्ले करता है। तो चाइना और यूएस के साथ, यूएस विज़ चाइना के साथ ये जो राइवलरी है, जो पहले यूएस और यूएस की थी विद रशिया, सोवियत यूनियन, जो राइवलरी थी, वही अब यूएस चाइना की हो गई है राइवलरी। बी इट इन इकोनॉमिक फ्रंट, बी इट इन फॉरेन पॉलिसी फ्रंट, बी इट इन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फ्रंट, एनी फ्रंट यू कैन टेक, ठीक है ना। चाइना की यूएस के साथ जो अभी राइवलरी है, तो ये चाइना का बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से US considers India to be the balancing factor in the relations with the China in the Indo-Pacific region। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है चाइना, ठीक है। डिटेल में we will study in some other lecture, क्योंकि अभी तो हम इंडिया यूएस के बारे में पढ़ेंगे, बट मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि चाइना इज अ वेरी बिग फैक्टर which plays a very important role in strengthening Indian and US defense relations। And third is, and last but not the least, the point third is the strong India will counter, because India is, is a country in Asia, will counter anti-national forces
or you can say terrorist or extremist forces in Pakistan, Afghanistan, ठीक है, एंड मिडिल ईस्ट में जैसे सीरिया हो गया, टर्की एटसेट्रा, ईरान. Strong India. So it wants a strong India, strong and which has the military capability and military deterrence, to counter the attacks which is imposed on it, but also it can play a proactive role in US US strategic military strategies. ठीक है, so that it can play proactive role or a you can say it's a very supporting role of with US in ensuring the strategic interest of US in Asia. So what are the strategic interest of US in Asia? To ensure supply of oil, ठीक है ना, ऑयल सप्लाई इन ये कंट्रीज को टेररिज्म से फ्री रखना, ताकि जो ऑयल की सप्लाई है, तो इट कैन प्ले ये बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सके उस एरिया में, जो कि यूएस करता आया है. एक कह सकते हैं ना, एक बिग ब्रदर रोल, एंड प्लस एक टेररिज्म फ्री रोल. टेररिज्म इस रीजन से फ्री करना, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस से इस रीजन को फ्री करना, ताकि इसके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं वो ना हो जाए, प्रॉब्लम में ना आ जाए यूएस के. तो ये इंडिया को ऐसा पाइवट देखता है इस एशियन रीजन में, कि अगर इंडिया इसके साथ होगा तो इसकी ये जो राह है वो आसान हो जाएगी. ठीक है, so that is why India also wants to have a peaceful, inclusive, open world and a multipolar world, not a bipolar but a multipolar world. कहीं ना कहीं यूएस का विजन और इंडिया का विजन एक जगह मीट करता है. यूएस तो नहीं चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, बट ये जो यूएस चाइना और यूएस रशिया और ये जो इश्यूज रहे हैं, हमेशा से कोल्ड वॉर रहा है, तो यूएस की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं यही है कि उसका कंट्रोल तो रहे हर रीजन में, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में या मिडल ईस्ट में कंट्रोल रहे, बट दैट डजंट मीन कि विज़ एक कंट्री के साथ इसकी कोई ऐसी कंट्री ऐसी स्ट्रॉन्ग हो जाए जो कि इसको वो करे, विच कैन चैलेंज इट्स अथॉरिटी. ठीक है, यूएस ऐसा नहीं चाहता है. यूएस चाहता है कि सब कंट्रीज रहें, इट रिमेन एज अ सुपर पावर, बट इट डजंट वांट टू असर्ट इट्स अथॉरिटी ओवर वीक कंट्रीज. सो बट इट वांट्स टू सिक्योर इट्स रीजनल its borders, plus it wants to secure its economic as well as strategic interest, in which it sees India as playing a very important key role. So that is why India-US interests are converging in these areas. ठीक है, अब now we will see the defense, specifically defense part of India and US. So India and US defense में 1990s में it has started, which I already told you. So in 1995 actually ये start हुआ था किक स्टार्टिंग प्रपोजल्स के साथ. तो आप लिख सकते हैं किक स्टार्टिंग प्रपोजल्स था. इसमें क्या हुआ था कि दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स, यानी कि यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर, तो ये एनफिसाज किया गया था कि दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स they will meet regularly and regularly means annually and discuss various military security related issues, and we'll see how they can collaborate with each other in the military sector, defense sector. So it began in 1995 with the kick-starting proposals. तो इन्होंने कोई
डिफेंस पॉलिसी ग्रुप बनाया था, डिफेंस पॉलिसी ग्रुप। सो डिफेंस पॉलिसी ग्रुप बनाया था, डिफेंस, तो डिफेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी will meet, both the countries defense secretary will meet of India, where US will meet and discuss the various issues and exchange various information between among each other related to the security of the region। ठीक है, ये जस्ट एनविसाज किया गया था, ये बनाया गया था कि हम ऐसा डिस्कशन करेंगे फ्यूचर में। सो दिस हैज अकर्ड इन 1995। लेकिन क्या हुआ उसके बाद 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, जो आप जानते हैं, पोखरण, अंडर द विजन ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर, अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए गए थे, इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए बिल क्लिंटन गवर्नमेंट ने। रशिया के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई सैंक्शन रशिया ने आज तक इंडिया पे नहीं लगाया, बट यूएस के साथ बहुत एब एंड फ्लो वाला रिलेशन रहा है, एब एंड फ्लो वाला रिलेशन रहा है, यानी कि बहुत यू कैन से, आई एम नॉट गेटिंग दी वन वर्ड ऑफ दिस, बहुत ऊपर नीचे वाला रिलेशन रहा है, ठीक है ना, एब एंड फ्लो बोल सकते हैं आप। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी, तो एट ए वेरी लो लेवल इंडिया एंड यूएस का रिलेशन पहुंच गया इन सैंक्शंस की वजह से। तो जो डिफेंस में जो इनकी एक ग्रुप बना था एंड जो एक डिस्कशन सॉर्ट ऑफ स्टार्ट हुआ था, दैट हैज गॉट टोटली अंडर दी, सो इन द डार्क, so the relations have gone in the dark, but slowly and slowly the trust has come back, and in 2003 actually, है ना, 3 में एक इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क, है ना, डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वाज फॉर्मलाइज्ड, ये फॉर्मलाइज हुआ था इन 2003 फॉर 10 years, एंड 15 में इसको दोबारा से अगले 10 साल के लिए दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये डिफेंस एग्रीमेंट जो फ्रेमवर्क था, ये आप कह सकते हैं दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर द डिफेंस रिलेशंस हैव गेट अ किक स्टार्ट। ये था एक्चुअली किक स्टार्ट 2003 में जो ये इनके बीच में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि दे विल कोलैबोरेट विद ईच अदर इन द डिफेंस सेक्टर, और उसमें गाइडलाइंस थी कि वो किस किस एरिया में कोलैबोरेट करेंगे और उनके क्या शेयर्ड विजन है, शेयर्ड चैलेंजेस एंड इंटरेस्ट ऐसे हैं जो कि कन्वर्ज होते हैं, और वो किस तरीके से, व्हाट आर द गाइडलाइंस जहाँ पे जिसके माध्यम से वो आपस में डिफेंस सेक्टर में कन्वर्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू था विच इंडिया एंड यूएस हैव अचीव इन 2003। ठीक है, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक इन द डिफेंस कोलैबोरेशन, एंड नाउ इफ यू कैन सी इंडिया इज अमंग द टॉप 3। रशिया के साथ तो 56% है अभी आर्म्स इंपोर्ट, यूएस, फ्रांस, इजराइल के साथ अराउंड 16, 14 and US के साथ 12। So such is the first, second, third, fourth, not in top 3 but in top 4। ठीक है, US।
और ये कैसे स्ट्रेंथन हुआ इसको थोड़ा सा और देखते हैं। 2016 में 2016 में इंडिया जो है वो क्या बन गया, दैट बिकम्स अ मेजर डिफेंस पार्टनर। यूएस ने डिक्लेयर कर दिया इंडिया का जो एक कैसे स्टेटस हैज बीन अपग्रेडेड टू मेजर, इंडिया बिकम अ मेजर डिफेंस पार्टनर, है ना। एंड इन 2018 इसका जो स्टेटस है और अपग्रेड हुआ। पहले तो ये स्टेटस हुआ, फिर और अपग्रेड हुआ, वो हो गया टायर 1 स्ट्रेटेजिक ऑथराइजेशन ट्रेड पार्टी। तो जो मेजर डिफेंस पार्टनर था ये स्ट्रेटेजिक ऑथराइज ट्रेड पार्टी बन गया इंडिया। तो इससे बेसिकली क्या हुआ इस ये स्टेटस से कि पहले जो एक बायर सेलर रिलेशनशिप था, ठीक है ना, इनिशियली वो कन्वर्ट हुआ मेजर डिफेंस पार्टनर में, यानी कि दोनों सेम फुटिंग पे आ गए और एक पार्टनर की तरह होने लगे, पार्टनर की तरह दे स्टार्ट टू वर्क। ठीक है, तो दोनों मिलके काम करेंगे नाउ। इसने रास्ता खोला 2016 में कि इंडिया कैन गेट, सो दे कैन कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस सेक्टर। ठीक है ना, वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट कोलैबोरेशन, प्रोडक्शन, जॉइंट कोलैबोरेशन, देन जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, एंड स्टीयरिंग ग्रुप्स जो कि स्टडी करेंगे कि हाउ दे कैन कोलैबोरेट फर्दर, कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, ऐसे स्टीयरिंग ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। अभी टायर 1 स्ट्रेटेजिक ऑथराइज्ड ट्रेड पार्टी बन गया जब इसका स्टेटस अपग्रेड हो गया, तो क्या हुआ, इसकी वजह से इसको क्या फायदा मिला, इंडिया एंड यूएस, इंडिया जब डिक्लेयर हो गया तो इंडिया को क्या मिलेगा, डुअल यूज टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, यानी कि वही टेक्नोलॉजी जो यूज की जा सके फॉर पीसफुल सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री पर्पज, यानी कि द सेम टेक्नोलॉजी कैन बी यूज। तो आप उसको ट्यून करोगे तो सिविलियन के लिए यूज कर सकते हो, ट्यून करोगे तो मिलिट्री के लिए यूज कर सकते हो। तो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है एंड सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज, वेरियस अदर सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज, जैसे सेंसिटिव हाई एंड विच यू कैन से हाई एंड टेक्नोलॉजीज मिल सकती हैं अब इंडिया को ये स्टेटस होने के बाद। स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, ठीक है, और इसे टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल सकता है ना, टेक्नोलॉजी मिलेगी और टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा। इसमें तो केवल प्रोडक्शन करना है, मिलके R&D करनी है, इसमें से ये सब टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी, एक्सेस ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज बाय द यूएस। ये टेक्नोलॉजी मिलेगी तभी आप फर्दर करोगे, एंड लाइसेंस फ्री तो उसमें मिल जाएगा, लाइसेंस फ्री यानी कि जो भी सामान मिलेगा वो लाइसेंस फ्री मिलेगा, यानी कि उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा, आपको मिल गया, नाउ यू कैन यूज इट फॉर लाइफ लॉन्ग। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक ऑथराइजेशन ट्रेड टायर 1 स्टेटस है। ठीक है, इसके बाद एक आपने सुना होगा डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, DTTI। सो DTTI भी 2016 के आसपास, दिस डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, सो ये फॉर्म हुआ था DTTI। So they have launched this DTTI। तो इसका क्या पर्पस था, इसका पर्पस यही था DTTI, ये क्या करेगा बेसिकली, इसमें ना अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं, जैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर का वर्किंग ग्रुप बना दिया,
एयरक्राफ्ट कैरियर का। एक वर्किंग ग्रुप बना दिया इन्होंने सबमरीन का, ठीक है। एक वर्किंग ग्रुप बना लिया इन्होंने यूएवी के लिए। अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स दे आर मेकिंग अंडर दिस इनिशिएटिव, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। तो ये वर्किंग ग्रुप्स क्या करेंगे, ये वर्किंग ग्रुप्स देखेंगे कि इन एरियाज में कैसे जॉइंट कोलैबोरेशन हो सकती है, को डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, जॉइंट कोलैबोरेशन, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो सकती है, और कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सकती है इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर की। क्योंकि आप जानते हैं कि यूएस इज द सोल अथॉरिटी इन द एंटायर वर्ल्ड जिसके पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूएस के पास 10 हैं और इंडिया के पास तो एक है विक्रमादित्य एंड जो रशिया से लिया है, एंड दूसरा जो विक्रांत है वो अभी तक कमीशन ही नहीं हुआ है, वो 2022 में कमीशन होना है, तो अभी तो एक ही है। एंड यूएसएस 10, चाइना के पास भी 2 3 4 हैं करीबन, ठीक है। ये डीटीआई इनिशिएटिव इज बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आरएनडी को एक्सप्लोर करेगा कैसे आरएनडी की जा सकती है, और साथ में इसके माध्यम से एवरी ईयर डीटीआई के माध्यम से हर साल 2+2 डायलॉग हो रहा है। ये 2+2 डायलॉग क्या है, यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर वहां के डिफेंस मिनिस्टर से मीटिंग करता है, यहाँ का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ना, यहाँ का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मीटिंग करता है। तो दिस इज 2+2 डायलॉग। इसमें ये बेसिकली क्या देखते हैं, स्टेटस को रिव्यू करते हैं कि अभी क्या स्टेटस है और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, और ये देखते हैं कि ये जो वर्किंग ग्रुप्स बने हैं इसमें क्या प्रोग्रेस है, और जो भी इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे इस 2+2 डायलॉग में जब ये होता है तो उसमें मेजर इंडस्ट्री पार्टनर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो भी वर्किंग ग्रुप बने हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं सब इश्यूज को लेकर, तो अगर कोई भी बोटलनेक है तो इस डायलॉग के माध्यम से वो हाई लेवल पे सुलझा लिया जाता है, जिससे जो लो लेवल पे जो काम हो रहा है वो इजीली हो सके, ठीक है। तो 2+2 डायलॉग इज हैपनिंग अंडर दिस DTTI इनिशिएटिव, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव, एंड ये होना शुरू हुआ है अभी 2+2 डायलॉग। तो ये बैठते हैं, स्टेटस रिव्यू करते हैं, प्रोजेक्ट की स्टेटस देखते हैं, कोई बोटलनेक्स है तो उसको रिजॉल्व करते हैं इश्यूज को, ठीक है ना। ये सब ये चीज, और साथ में ये जो इसके अंदर वर्किंग ग्रुप्स हैं उसमें उसको रिव्यू करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, और अगर कुछ इश्यूज है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं वहीं की वहीं। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि इंडिया एंड यूएस डिफेंस में विच इज एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल एंड पॉजिटिव रोल इन स्ट्रेंथनिंग द इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस, ठीक है। एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे, ठीक है। और प्रोसेस जो बहुत स्लो है, ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स में फंस सकता है, वो आसान हो जाता है, वो फास्ट हो जाता है। उसके अलावा आप जानते हैं कि इनके बीच में 4 एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन हुए हैं, इंडिया और यूएस के बीच में। इंडिया साइड एक्चुअली द फाउंडेशनल एग्रीमेंट, मिलिट्री फाउंडेशनल एग्रीमेंट, विच आर कॉल्ड द मिलिट्री फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। तो बेसिकली ये एग्रीमेंट्स क्यों जरूरी है, ये बेसिकली ट्रस्ट बिल्ड करते हैं दोनों मिलिट्रीज में। तो अगर आपको डिफेंस अगर स्ट्रांग करना है दोनों के बीच में, तो एक ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने तुमको अगर कुछ दिया तो तुम उसका मिसयूज नहीं करोगे, और तुमने अगर मुझे कुछ दिया तो मैं मिसयूज नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें कुछ दिया तो वो सिक्योर्ड रहेगा, सेफ एंड सिक्योर्ड एंड साउंड रहेगा, ठीक है। और मैंने कुछ दिया तो तुम मेरे खिलाफ यूज नहीं करोगे, कोई मिसयूज नहीं करोगे, ठीक है। और आपस में हम शेयरिंग बेसिस पे काम करेंगे, एक इक्वल फुटिंग पे काम करेंगे, एक शेयरिंग बेसिस पे काम करेंगे, कोई गिवर एंड टेकर का रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। तो मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट जो बेस को बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट बेस को बिल्ड करते हैं दोनों कंट्रीज में, क्योंकि वही कहेंगे ना, वही एक जड़ है, रूट है जिसपे आप पूरे एक ट्री का निर्माण कर सकते हो, जिसपे पूरे आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो।
सो द बेस ऑफ इज मिलिट्री फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, जिसमें पहला है जसोमिया, है ना। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि फुल फॉर्म लिखने गए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जसोमिया ये 2002 में साइन हो गया था। तो जसोमिया के माध्यम से वो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं दोनों मिलिट्रीज आपस में, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, जो कि बहुत सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो आपस में शेयर करते हैं। जैसे एक दूसरे की लोकेशन की, पोजीशनिंग की, इक्विपमेंट्स की, टेक्नोलॉजी की, या अंदर की बातें जैसे कहते हैं। तो इतना ज़्यादा डिटेल समझने की होती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, इसको हम लिख सकते हैं इंटेलिजेंस या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। तो जसोमिया इज इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है ना, अभी तक क्या होता था, 2002 में जो साइन किया था इंडिया ने, तो इसके माध्यम से इंडिया भी केवल मतलब इंडिया गवर्नमेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे, ठीक है, क्लासिफाइड। तो उसके माध्यम से अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन शेयर होती थी, और वो ट्रस्ट है कि भाई गवर्नमेंट, आप इस गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट को करेगी तो वो प्रोटेक्टेड रहेगी इंफॉर्मेशन। लेकिन अभी इसको ISA साइन हो गया है इंडिया और इसके बीच में, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स। इसकी मुझे फुल फॉर्म पता है क्योंकि सिंपल है। सो अभी साइन हुआ है हाल फिलहाल में 2018, 19, 20 के आसपास कहीं साइन हुआ है ये। इसके माध्यम से गवर्नमेंट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो जो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं जो कि इस एरिया में इन्वॉल्व हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट शेयर करेगी। तो ये ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, अगर ये साइन हो गया है कि नाउ इट कैन शेयर, एंड द प्राइवेट पार्टी विल बी प्रोटेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन, विल नॉट बी शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन फर्दर। तो इससे क्या होगा, इस जसोमिया से क्या होगा, अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया हो, अगर इंफॉर्मेशन शेयर हो गई। अब बेसिकली क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी शेयर हो गई, गवर्नमेंट ने प्राइवेट को कर दी, तो उसको पता है ये प्राइवेट बाहर कहीं लीक नहीं करेगा, पाकिस्तान को लीक नहीं करेगा, या रशिया को लीक नहीं करेगा, चाइना को लीक नहीं करेगा। तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया। तो टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से आप टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हो इजिली। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज यू कैन प्रोवाइड, या कुछ ऐसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। किसी भी कंट्री के बारे में आप इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हो, कुछ भी मूवमेंट, किसी भी शिप का मूवमेंट, कुछ भी, एनीथिंग, एयरक्राफ्ट, एनीथिंग, तो इसके माध्यम से आप शेयर कर सकते हो। मतलब एक ट्रस्ट हो गया, अगर ये साइन हो गया तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है कि भाई नाउ यू कैन, नाउ इट इज, सो इंडिया नाउ, सो US नाउ ट्रस्ट ऑन इंडिया दैट इंडिया विल प्रोटेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर ये साइन हो गया है, तो अब ये इंडिया इज नाउ बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन। पहले तो उसने देखा कि वो करेगा नहीं करेगा, हाँ करेगा, बट नाउ इफ द ट्रीटी साइड इज नाउ इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय US टू इंडिया, ठीक है। तो जो मेक इन इंडिया की हमारी बात होती है कि यहाँ पे ही वो हो, जॉइंट प्रोडक्शन हो, टेक्नोलॉजी यहाँ पे शेयर हो जाए, ताकि यहाँ पे प्रोडक्शन हो, तभी पॉसिबल है, क्योंकि अब इंडिया और ISA, जसोमिया एंड ISA हैज बीन साइंड, ठीक है। जसोमिया हैज बीन एक्सपायर्ड, नाउ ISA उसका एक्सटेंशन है। नहीं, आई थिंक जसोमिया इज नॉट एक्सपायर्ड, जसोमिया का एक्सटेंशन है ISA। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, वो प्राइवेट में भी एक्सपेंड किया गया है। तो दिस इज द फर्स्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट। द सेकंड इज लेमोआ ना, लॉजिस्टिक्स, दैट इज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक। तो उसके माध्यम से क्या है, जो भी लॉजिस्टिक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, या फिर आप क्या करोगे, ये यहाँ का आर्म फोर्सेस है, वहाँ का आर्म फोर्सेस है, ये इंडिया का है, ये US का है। तो इंडिया कैन यूज US क्या, रिफ्यूलिंग स्टेशंस, है ना, जो भी रिफ्यूलिंग स्टेशंस हैं, जो भी बेसिस है, इंडिया वहां पे उसका रिपेयर करा सकता है, रिफ्यूल कर सकता है, ठीक है ना। इनके इंडिया US के और US इंडिया के। तो लेमो के माध्यम से कोई भी रिपेयर कैरी आउट करना है, कुछ रिफ्यूल करना है, मान लीजिए आपके एयरक्राफ्ट में फ्यूल खत्म हो गया, तो आप वहां से रिफ्यूल करा सकते हो और पेमेंट कर सकते हो,
और उनके बेसिस में आप रिपेयर करा सकते हो अपना कोई भी। तो बेसिकली इसमें क्या है ना, आप अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोज कर रहे हो। इंडिया यूएस को कर रहा है, यूएस इंडिया को कर रहा है ना, एक तरह से। सो इसके माध्यम से दोनों कंट्री दोनों के बेसिस यूज कर सकते हैं, रिफिलिंग स्टेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, और रिपेयर और कैन यूज देयर स्पेयर पार्ट्स, ठीक है ना। इंडिया कैन यूज यूएस स्पेयर पार्ट्स इक्विपमेंट्स इन देयर उसमें, मतलब क्योंकि इंडिया ने जो यूएस से खरीदा है तो कैन यूज इट इजिली। उनके जो रिपेयरिंग स्टेशंस हैं वहां पे जाके अपने एयरक्राफ्ट खड़े कर सकते हैं एंड गेट इट रिपेयर्ड इजिली इस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के माध्यम से। तो कभी भी अगर मान लीजिए फाइट होती है इंडिया की किसी एक्सटर्नल कंट्री के साथ, तो यूएस, तो इंडिया क्या करेगा ना, पहले क्या होता था, अभी क्या होता था कि इंडिया मान लीजिए बाहर जाके फाइट कर रहा है, तो इंडिया की, क्योंकि आप जानते हैं कि नहीं है, मतलब इंडिया के पास अभी ज़्यादा फॉरेन बेसिस, नेवल बेसिस, मिलिट्री बेसिस नहीं है, तो इंडिया कैन नाउ यूज यूएस मिलिट्री बेसिस विच आर बीइंग डिप्लॉयड। यूएस के आप जानते हैं डिएगो गार्सिया में है, गुआम में है, और भी बहुत जगह है which I cannot recall right now, but India can use their military bases for its military activities। ये military activities के लिए भी यूज कर सकता है उनके बेसिस, ठीक है। तो दिस इज लेमुआ एंड व्हाट इज थर्ड, कोमकासा। ये बेसिकली क्या है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स आप शेयर करोगे, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, है ना, कम्युनिकेशन के लिए इंडिया एंड यूएस। तो कम्युनिकेशन, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कोमकासा के माध्यम से, इक्विपमेंट शेयर करेंगे जो कि कम्युनिकेट करने के लिए यूज होंगे। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप ए से बात कर रहे हो और आप भी ए इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, तो ये इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी इन दी नेटवर्क, और वो बाहर कोई भी टैप नहीं कर सकता या उसको रीड नहीं कर सकता और ऑल्टर नहीं कर सकता, क्योंकि इंक्रिप्टेड दोनों ही समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों हैविंग द सेम मिलिट्री इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था विच आई वॉन्ट टू टेल यू इन कोमकासा। अच्छा, कोमकासा कोमकासा में, कोमकासा का इंडिया का भी एक वर्जन है कोमकासा का, सो आई टेल यू द वर्जन ऑफ इंडिया। तो कोमकासा मैंने जैसे बताया कि इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यूज करेंगे, सिस्टम यूज करेंगे, सो दैट बोथ मिलिट्री फोर्सेज विल यूज दोज इक्विपमेंट्स एंड कैन कम्युनिकेट थ्रू सिक्योर नेटवर्क्स। तो एक तरह से व्हाट्सएप हो गया उनका, अपना टेलीग्राम हो गया, ठीक है। और इसका एक कसोमिया पता नहीं व्हाट इज द नेम, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कोमकासा इंडिया नेम, जस्ट वेट, किस्मोआ। कोमकासा का एक यूएस वर्जन है सिस्मोआ। तो यूएस का तो सिस्मोआ है, बट कोमकासा इज द इंडियन स्पेसिफिक वर्जन ऑफ सिस्मोआ। तो अब कोमकासा, सिस्मोआ याद रखने की जरूरत नहीं है, कोमकासा इंडिया ने साइन किया है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बेका, जो अभी साइन हुआ है 2020 में, बेका। तो बेका क्या है, दैट इज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, क्योंकि सिंपल है इसकी फुल फॉर्म, तो मुझे याद है। तो बेका के माध्यम से जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन शेयर करेगा यूएस इंडिया को, यानी कि उसे डेटा फीड देगा, सैटेलाइट डेटा फीड देगा। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो एरोप्लेन है, इंडिया का जो एरोप्लेन है,
एरोप्लेन कह रहा हूँ, एयरक्राफ्ट है, विल यूज दिस जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन टू गो टू द करेक्ट पाथ और पॉइंट ब्लैंक रेंज, बिल्कुल हिट करना है कोई टारगेट, तो उस वहां से लोकेशन फैच करेंगे डेटा फीड से एंड कैन हिट द टारगेट टू दी बेस्ट एक्यूरेसी। ठीक है, तो इनकी जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस इंडिया विल यूज। तो कोई भी शिप उड़ा रहा है, एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है, शिप उड़ा रहा है, सेल कर रहा है शिप को, एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो जियोस्पेशियल यूज करके वो एक्चुअल टारगेट को हिट कर सकता है। तो मिसाइल्स, ड्रोन्स के लिए, मिसाइल्स के लिए ये एक्यूरेसी बहुत चाहिए, नेविगेशन के लिए। ठीक है, जैसे आप जब कैब लेते हैं तो आपको एक जगह जाने के लिए जीपीएस चाहिए होता है, तो बेका विल प्रोवाइड इंडियन मिलिट्री सिस्टम्स विद हाई क्वालिटी जीपीएस टू नेविगेट एंड मिसाइल्स विल रियल टाइम इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स थे विच इंडिया साइंड, जो यूएस के थे। ठीक है, उसके अलावा इनके बीच में एक्सरसाइजेज हो रही हैं बहुत सारी, आप जानते हैं। टाइगर, थोड़ी बहुत आप लिख सकते हैं, टाइगर ट्रूम्फ हो रही है। अभी इनका अराउंड 18 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, 18 बिलियन ट्रेड है, जो 500 मिलियन डॉलर था, जो 18 बिलियन डॉलर ट्रेड हो गया है। ठीक है, इतना बढ़ गया है। एंड इनके बीच में टाइगर ट्रम्प हो रही है, ट्राई 2019 में हुई थी। ठीक है ना, दैट इज ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, तीनों सर्विस मिलके एक्सरसाइज करती हैं। देन देयर इज मालाबार, तो आपको मैंने पिछली बार बताया था। इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी अभी इसमें एंटर करने के लिए हो रहा है। देन वी हैव दी वज्र, so there is the name of this Vajra Raksha, something like this, है ना? I'll tell you the exact name. So it is the so the name is Vajra, India, US, वज्र प्रहार। ठीक है, तो वज्र प्रहार इज देयर। समुद्र नहीं, नो, वज्र प्रहार इज देयर। युद्ध अभ्यास इज देयर। तो ये एंटी टेरर एक्सरसाइज है, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, है ना। तो ये एक्सरसाइजेस, इससे क्या होता है, दोनों मिलिट्रीज एक तरह से पीस टाइम में एक तरह से ट्रेन करती हैं एक दूसरे को, ताकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट टाइम में वो रेडी हो सकें, के लिए रेडी हो सकें। एक्सरसाइजेस करती हैं, अपने कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करती हैं और प्रैक्टिस करती हैं कि किस तरीके से टारगेट को हिट करेंगे, कभी लड़ाई होगी तो क्या करेंगे, कैसे दोनों कोलैबोरेट करेंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, तो इसमें और क्या है, और कोई so there is a PASEX exercise also, so many exercises are there। ठीक है ना, many exercises are there। So there is a RIMPAC also, RIMPAC which is a naval exercise। ठीक है, so these are the exercises। उसके अलावा इंडिया बहुत कुछ इनसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीद रहा है, हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा है, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक, ठीक है, 130J हरकुलिस। देन मिसाइल्स खरीद रहा है, P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट हो गया। देन यूएवी जिसका नाम था
गार्जियन ड्रोन्स खरीद रहा है ना, अनमैन्ड यूएवी, दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल, बहुत कुछ इंडिया खरीद रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर सीरीज इंडिया ने खरीदी है, चिनूक सीरीज 130J हरकुलिस, तो ये एयर लिफ्टिंग के लिए होती है, ये आपका मिलिट्री रिकनेसेंस के लिए होती है। बहुत कुछ इंडिया इज परचेजिंग फ्रॉम यूएस। रिसेंटली भी इन्होंने अपाचे चिनूक खरीदने की, इनका कई बिलियन डॉलर का समझौता हुआ है, यूएवी का हुआ है ना। और C-70 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, चिनूक से वो लिफ्ट करते हैं। देन रडार्स इज परचेजिंग, इंडियन आर्मी इज परचेजिंग रडार्स, ठीक है ना। अपाचे टैंक किलर्स, PTI रिकनेसेंस, Lockheed Martin C-130J हरकुलिस, दैट इज फॉर एयर लिफ्टिंग ट्रूप, और हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं चिनूक, अपाचे टैंक किलर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सब आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीद रहा है, और वो सब ट्रीटी एग्रीमेंट मैंने बताई थी जो साइन हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज द करंट इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस। अब इसमें इश्यूज भी हैं छोटे मोटे विच इंडिया नीड्स टू ओवरकम। फॉर एग्जांपल एक तो यही है कि इंडिया जैसे रशिया से S-400 डिफेंस एयर मिसाइल खरीद रहा है, सिस्टम खरीद रहा है, तो यूएस उसके ऊपर आपत्ति जता रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि रशिया के साथ खरीद रहा है, तो यूएस नहीं चाहता, तो उसने उसको सैंक्शन लगाने की बात की है काटसा के अंतर्गत। काटसा है ना, कंट्रोलिंग एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस, दैट इज काटसा। तो इंडिया को वो देखने की जरूरत है, क्योंकि यूएस को लगता है कि अगर रशिया के साथ ये खरीदेगा तो यूएस की टेक्नोलॉजी एंड वगैरह वगैरह एक्सपोज हो सकती है रशिया को, मॉस्को को। उसके अलावा पेंटागन की जो पाकिस्तान के साथ टाइज हैं वो इंडिया को प्रॉब्लम में डालती हैं। एंड यूएस डिपेंडेंस ऑन पाकिस्तान, अब यूएस तो डिपेंड करता है पाकिस्तान पे फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान, वहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है दैट डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान, और वहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी है, बट वो पाकिस्तान को जो एड देता है वो इंडिया और यूएस के जो रिलेशन हैं उसमें कहीं ना कहीं दैट इज एन ऑब्स्टेकल। तो वो ऑब्स्टेकल्स दोनों को दूर करने की जरूरत है, एंड दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से, ठीक है। एंड डेफिनेटली इनकी रिलेशंस प्रोग्रेस हो रहे हैं, बट इंडिया को अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो बढ़ाना चाहिए। मतलब जैसे रशिया से कर रहा है, दबके नहीं करना चाहिए, रशिया से, यूएस से, इजराइल से, फ्रांस से, और भी बढ़ाना चाहिए, और अपने मेक इन इंडिया पे ध्यान देना चाहिए, बजाय कि पूरा का पूरा वहीं से खरीद रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं आंसर को। तो ये मोटा मोटा ये डिफेंस रिलेशंस है इंडिया एंड यूएस के। विद दिस आई एंड माय लेक्चर हियर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आई विल टेक अनदर लेक्चर। आई थिंक आई विल टेक दिस जो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट्स यूज करती है ना, डॉक्ट्राइन्स ऑफ जुडिशरी, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, पिच एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ दिस एंड दैट, वी विल जैसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, we will discuss those doctrines of judiciary. That is important actually for your paper 2. Thank you.